हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको पढ़ाता हूँ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के अंदर अभी हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 डेमोक्रेसी। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे होती है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो हम पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने कल इसके बारे में क्या पढ़ा था। मे भी कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल पढ़ेंगे कि किसी, देखो डेमोक्रेसी आप सब जानते हो, डेमोक्रेसी होती क्या है कि लोगों के हाथ में जो पावर होती है, ठीक है, उसी को कहलाते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स इट मीन्स कि किस किस देश में कैसे कैसे डेमोक्रेसी आई। आपने फ्रांस के अंदर पढ़ा होगा, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आई, वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। देन क्या होता है, फिर कुछ टाइम बाद नेपोलियन आता है, नेपोलियन कोड लेके आता है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब उसका एक वॉर होती है, बैटल होती है वाटरलू की, देन इसके बाद फिर वहाँ से चला जाता है शासन। तो मतलब डेमोक्रेसी आती है फिर चली जाती है, ये हो गया वहाँ का। ऐसी कुछ और देश हैं जिनको डेमोक्रेसी मिली तो सही डेमोक्रेसी से, लेकिन डेमोक्रेसी झूठ के बेस पे मिली, धोखे के बेस पे मिली। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो आपके एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है। आज फोटो नहीं आ पाएगी, थोड़ा टेक्निकल इशू है, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी क्या था, डेमोक्रेसी हमने कल पढ़ा था। डेमोक्रेसी डेफिनेशन में कि सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि गवर्नमेंट है, एक फॉर्म की बनी हुई जिसमें लोगों को इलेक्ट किया जाता है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है अपना रूलर, अपना लीडर, एज ए लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, जो उसको रूल कर सके। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्ट लोगों को द्वारा चुना जाता है। ऐसी फ्री कम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड। फ्री कम्पिटिटिव इलेक्शन मतलब जो कंपटीशन होता है, 5 लोगों को खड़ा किया जाएगा, सबकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी देखी जाएगी, उसके बेस पर लोग उसे चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट को खड़ा किया और ज़बरदस्ती लोगों को वोट देना है लेकिन उसी को देना है, तो वो अलग हो जाता है, वो ज़बरदस्ती वाला बात हो जाती है। इसीलिए कि फ्री एंड कम्पिटिटिव, सबको आज़ादी है इस चीज़ की, पूरे कॉम्पिटिशन करने की, कि आप दीजिए, वोट दीजिए किसी को भी जिसको आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ईच एडल्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव अ वन राइट। तो वही चीज़ बोली कि एडल्ट मतलब इसमें दिया गया है कि एक मैच्योर पर्सन जो होता है, ठीक है, एक जो मैच्योर हो जाता है, जैसे पहले 21 एज थी वोटिंग की, अब 18 हो गई है। तो हर किसी को राइट है अपने एजुकेशन, कास्ट, कलर और एक वोट को लेकर, कि सबको एक वोट मिलेगा, अपना एक वोट। ये नहीं कि कोई व्यक्ति 2 वोट दे दे या 3 वोट दे दे, ठीक है। इन सब चीज़ों से हटकर रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, इन चीज़ों को कोई मद्देनजर नहीं। ये नहीं कि कोई अपनी कास्ट का है उसको ही दे रहा है वोट, तो किसी को कोई भी दे सकता है वोट। नेक्स्ट कहता है कि द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन। वही कि जो रूलर आपका खड़ा होगा उसको जितने भी लॉज मिलेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने पास से कोई भी लॉ बना देगा। देखो जितने भी आपको फीचर्स दिए ना, ये इनका एक एग्जाम्पल भी है, ये ध्यान रखना, ये सारे याद रखना। और एक एक एग्जाम्पल आपको याद अभी आएंगे, जैसे रूलर्स बाई इलेक्टेड द पीपल, तो आप इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन लगा सकते हो एग्जाम्पल का। आप तो आपका क्या है, ये हिस्ट्री और सोशल पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, आपको एक तरह से आपको एक न्यूज़ पता होनी चाहिए कि ऐसी जगह पर क्या हुआ था, जिसमें आप बना के लिख सको। आपको विश्वास नहीं होगा, जितने भी आपके स्टेट लेवल के बड़े से बड़े एग्जाम है ना, आईएएस, आईएफएस और जितने भी हैं, इसमें क्या होता है, इसमें यही जानकारी ली जाती है कि किसको कितना नॉलेज है। बाकी हर एग्ज़ाम में आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन इन एग्ज़ाम में एक तो राइटिंग स्किल दिख जाती है। तभी मैं आप सबको बोलता हूँ कि राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको नॉलेज होना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि ये चीज़ हमारी देश की एक तरह से रीढ़ की हड्डियाँ हैं। आप टेक्निकल लाइन में चले जाओगे, लेकिन टेक्निकल में क्या होगा, केवल आप कुछ ही टेक्निकल कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, बट इस चीज़ में क्या करोगे आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाओगे। आईएएस वगैरह यूपीएससी का अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेट लेवल पे जाओगे, मतलब आप इन सब को देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, यहाँ की जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं आप उनको लीड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले लोगों ने कैसा शासन किया है, आपको हिस्ट्री पता है, आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। इसीलिए ही बोलता हूँ कि आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखा करो। ये इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, फ्री कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड, ये इसका एग्जाम्पल आएगा चाइना। अभी हम आज बात करेंगे इसके बारे में। 1 वोट 1 राइट का आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आएगा, एक मैक्सिको का एग्जाम्पल आएगा, और मैक्सिको जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल आएगा। यहाँ 1 वोट सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है ना कि इलेक्टेड जो रूलर बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आगे पाकिस्तान,
कि पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो खड़े हुए, धोखाधड़ी से खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए एक रूल बना दिया, ठीक है, जिसमें वो कहीं भी किसी को भी डिसमिस कर सकते हैं, किसी भी असेंबली को। तो ठीक है ना, ये ऐसा रूल आ गया, रूल ऑफ द लॉ। बाकी ये तो केवल इतना कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो केवल लिखने के लिए है। द राइट सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कि वही कि कोई भी सिटीजन होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, पाकिस्तान का कल बताया था कि पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ जी जो हैं मिलिट्री कूप के थे, ठीक है, इन अक्टूबर 1999 ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाई बिकम अ प्रेसिडेंट, कि लोग धोखाधड़ी से 2002 के अंदर वो प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद 2002 के अंदर उन्होंने क्या किया, एक कहते हैं कोर्जेंटन या कहते हैं रेफरेंडम एक पास किया, एक बिल निकाला, एक पेपर साइन किया, जिसमें उन्होंने खुद ही लिख दिया कि मैं 5 साल के लिए अपने आप को एक्सटेंड करता हूँ, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना किसी के वोटिंग राइट के, मैं ही खड़ा रहूँगा, अगर चुनाव होते भी हैं तो मुझे ही जिताना होगा उन 5 साल के अंदर। 5 साल बाद थोड़े लोग संभलते हैं, लोगों का थोड़ा आता है, बिहेव आता है, लोग वोटिंग होती है, लेकिन वही चीज़ मिलिट्री के सबके ऑफिसर के पास सब कुछ पावर्स होती हैं, मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, तो डेमोक्रेसी तो आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा शासन किया जाना है, तो लोगों ने ही इलेक्ट किया, लेकिन ज़बरदस्ती। तो वही चीज़ है कि बंदूक की नोक पर रखकर किसी को आप कुछ काम करवाते हो, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती, वो एक तरह की गुलामी है जो आपको एक झूठ के पर्दे में लपेट कर दी जा रही है। डेमोक्रेसी का एक आपको लपेट कर दिया। देखो, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग मस्ट ऑर्डर रेस्ट एंड दोज पीपल बाई इलेक्टेड पीपल, कि वही चीज़ कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो लोगों के द्वारा लिया जाता है, ये नहीं कि किसी जो रूलर हमने खड़ा कर दिया कि वो बनाएगा, वो डिसीजन नहीं लेगा। देखो, आज हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। मतलब क्या है? फ्री मतलब आज़ादी वाला फ्री, फ्री मतलब छुट्टी वाला फ्री नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, कि कंपटीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, आज़ादी का और खुलकर, कि आपके मार्केट में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, तो आपको पास पूरा राइट होना चाहिए कि कैंडिडेट 1 2 3 4 जिसने अच्छे काम किए हैं आप उसको वोट दे के जिता सको। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया आप उसी को जिताओगे वोट देकर। तो यहाँ चाइना की बात हुई है, चाइना के अंदर भी ऐसा ही होता था। कैसे बात करते हैं, देखो, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते थे। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखो, जो पार्लियामेंट थी वहाँ की उसको क्या कहते थे? नेशनल पीपल कांग्रेस बोलते थे जो इलेक्टिंग कराती थी, वोटिंग। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। जो भी हमारा लीडर था खड़ा होता था इलेक्शन के लिए, तो उसको क्या करना, उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के। हर जगह की एक पार्टी है कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे आप परमिशन दीजिए, तो वो अप्रूवल देते थे तो खड़ा होता था। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाई द कम्युनिस्ट पार्टी। और वहाँ की गवर्नमेंट जितनी बनती थी वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही बनती थी। ये कहला गया आपका चाइना का, मतलब अनफेयर, फेयर होता था लेकिन अनफेयर के थ्रू। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ देख रही है, जबकि होना क्या चाहिए था, केवल लोगों के हाथ में। यहाँ लोगों के हाथ में तो है, लेकिन केवल कुछ ही लोगों के पास हाथ में, कि जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जैसा कि अपने हम देश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कहने को तो हमारे पास सारी पावर है, हम जितने भी देश के नागरिक हैं सबके पास वोटिंग का राइट है, सब वोट देते भी हैं, लेकिन क्या लोगों की केवल एक मेंटलिटी, हम बीजेपी को देंगे, और क्या है फिर बीजेपी की लहर दौड़ जाती है। हम कैंडिडेट नहीं देखते हैं, हम केवल एक ही लीडर देखते हैं कि मोदी जी ने किया है, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन बाकी के जो उनके लीडर्स जो हैं और हमने उनको नहीं देखा। हमेशा वोटिंग दो तो अपने जो एरिया है, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ का जो कैंडिडेट है वो कैसा है उसको देख के दो, क्योंकि आपके मोहल्ले में जो डेवलपमेंट करेगा वो केवल वही कर सकता है जिसको समझ होगी, जिसको इस चीज़ की पता होगा। मोदी जी आके नहीं करेंगे। तो हमेशा पार्टी को देख के वोट नहीं करना चाहिए, कैंडिडेट को देख के वोट करना चाहिए। लेकिन अपनी इंडिया में उल्टा होता है, अपने यहाँ केवल पार्टी को देख के देते हैं कि नहीं बीजेपी की लहर अच्छी है तो बीजेपी को देंगे, नहीं जी चौटाला जी की तो बहुत अच्छी है तो हम वहाँ देंगे। तो यहाँ पर पार्टी का नाम से वही चीज़ दिया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी देती थी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिको का। देखो, मैक्सिको क्या करती थी, हेल्ड आफ्टर एवरी 6 ईयर, जैसे यहाँ 5 साल में होते थे, यहाँ 6 साल में होते थे फॉर प्रेसिडेंट के लिए। बट अनटिल कब तक, बट 2000 में एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाई अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन क्या हुआ, 2000 तक, सन 2000 तक एक ही पार्टी थी PRI, जिसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन। यही हमेशा जीता करती थी, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए कैंडिडेट, जीतेगी यही।
चाहे धांधली करके या कुछ भी करके, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा हो ना मूवीज़ में कि हम वोट देने जाते थे पब्लिक बूथ के, तो पब्लिक बूथ ही वहाँ के गुंडे लोग आते थे और वहाँ से डाले जाते थे। तो वही चीज़ एक अंधा कानून बना हुआ था। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अपोजिशन पार्टी क्या करती थी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी, क्योंकि सबको पता था कि जीतना जब यही है तो हम आगे क्या करें। बट नेवर मैनेज्ड टू विन एज PRI, लेकिन कभी अगर खड़ी भी होती तो कभी जीत नहीं पाती थी। वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, क्योंकि PRI क्या करती थी, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी, गंदे तरीके यूज़ करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। बताया ना वही कि ये चीज़ ऐसी हैं, आपको केवल कहानी पता होगी ना, कोई मूवी की तरह याद रखो उस कहानी कि यार डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल हुए हैं। आपने अगर फीचर्स याद कर लिए ना तो फीचर्स से सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ जाने। एक बार वीडियो देख लेना, दैट्स इट। ये आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए, ठीक है, और आपका ब्रीफ भी आ गया। बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। देखो दोनों केस के अंदर हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। यहाँ पार्टी ने, एक पार्टी थी वही अपना बंदा खड़ा करती थी, वही जिताती थी, और यहाँ एक ही पार्टी थी जो जीतती थी। लोग देते जरूर वोट थे, लेकिन वही है कि बल की नोक पर। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर्क दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू ऑफ लूजिंग। देखो डेमोक्रेसी के अंदर ये होना चाहिए कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, आज़ादी से हो, खुल के, जिसमें आपके पास 4-5 कैंडिडेट हो, ठीक है, जिसमें आप किसी को भी उसके एजुकेशन बेस पे या उसके क्वालिटी के बेस पर आप उसको जिता सको, उसको पावर दे सको, उसे राइट दे सको, तो उसी को कहलाते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आती है यहाँ एक वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू। एक वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये शायद एक नेता ही जान सकता है, हम तो जान नहीं सकते कि हमें पता ही नहीं है कि किसी के पास एक वोट कम पड़ जाए। एक तरह से हम मान लो एक नंबर की, कि अपने क्लास में एक नंबर कम आ जाता है 10 में से, अगर टॉपर है कोई बच्चा, 10 नंबर के पेपर में अगर उसके 9 नंबर आ जाएं तो उसे बड़ा दुख होता है कि मेरे 10 क्यों नहीं आए। और एक वही कि जिसको 0 की उम्मीद थी वो 1 नंबर आ गया तो उसे बड़ी खुशी होती है कि मुझे तो उम्मीद कुछ भी नहीं थी लेकिन फिर भी 1 नंबर आ गया। ठीक है, तो एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो वही चीज़ बताई इन्होंने, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। देर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट वोट। यहाँ पर बताया गया है वन वोट कि पहले किस किस जगह पर कैसे कैसे लॉज थे वोट देने के। यहाँ अरबिया में, इन सऊदी अरबिया, वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। लोग, औरतों के पास राइट नहीं था। यही राइट फ्रांस के अंदर भी था। फ्रांस के अंदर भी कोई वुमेन को राइट नहीं था, लेकिन बाद में दे दिया गया था जब उनकी आपके रिवोल्यूशन हो गया था 1847 के टाइम, शायद टाइम पर उनको राइट मिल गया था। उसके बाद इस्टोनिया हैड मेड इट्स सिटीजनशिप रूलर इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट वोट। तो एस्टोनिया एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि सिटीजनशिप जितना भी जो रूलर था उसने सबको राइट नहीं दिया था। ये रशिया के अंदर जगह है, ठीक है, कि वहाँ केवल जो माइनॉरिटीज़ है ना, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, उन्हें कोई राइट नहीं दिया गया था। आपको वोट देने का अधिकार नहीं, केवल वोट देने का अधिकार उन बड़े लोगों को ही है जो अमीर हैं, ठीक है, लेकिन इनको वोट मिलने में बहुत डिफिकल्टी हुई, बाद में इनको भी वोट मिल गया। इन फिजी, अब फिजी की बात करें तो फिजी एशिया में आता है, ठीक है, और पड़ता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, इंडोनेशिया से थोड़ा सा आगे। द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। अब देखो वहाँ पर क्या है, वहाँ दो फिजी के अंदर और कनाडा के अंदर, ये दो कंट्री ऐसी हैं, फिजी और कनाडा, जहाँ पर हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत, इंडिया तो पूरे आपको कंट्री में मिल जाएंगे, वर्ल्ड में मिल जाएंगे, लेकिन इन दो जगह पर, कनाडा में सब जानते हो कि सबसे ज़्यादा कनाडा के अंदर सिख मिलते हैं, सरदार लोग जी बहुत मिलते हैं, तो मतलब हमारे इंडियंस बहुत हैं कनाडा के अंदर। और दूसरा जो है कंट्री वो है फिजी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो वही चीज़ कि वहाँ पर वोटिंग राइट कैसा था, वहाँ केवल वोटिंग उनको भी दिया जाता था जो वहाँ के रहने वाले थे, फिजी के, जो वहाँ के इंडियन थे, इंडियन फिजी, उनको कोई राइट नहीं मिला हुआ था ऐसा। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव अ वन वोट वन राइट और वन वैल्यू। डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, हर इंसान को एक राइट होता है वोट देने का। तो वही चीज़ ने यहाँ पर डिफाइन की है कि वन वोट की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमने आगे बताया कि जिम्बाब्वे की क्या इंपॉर्टेंस है। हम जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी बढ़ जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि सर पूरा मत पढ़ाया करो एक बार में, बहुत बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो आज के लिए हम केवल 2 टॉपिक रखते हैं। आपका होमवर्क भी यही है कि व्हाट इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, इसके एग्जाम्पल दो, लेकिन ध्यान रहे बुक्स में से करना, इसमें से शॉर्ट मारने के तरीके मत रखना, डबल काम मत करो, बुक्स उठाओ, उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करो,
अगर आपको लगता है कि हाँ कि इसमें ठीक बैठ जाए तो आप इसको कॉपी कर लेना, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपको रिवीजन मस्ट आपको करना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और नोट्स बना के प्लीज़ मुझे सेंड कर दिया करो मेरे भाइयों बहनों। मंडे से मैं लगभग ऑलमोस्ट चालू कर दूंगा, सोच रहा मैंने कि आपके टेस्ट लेना चालू करूँगा इस वीक, नेक्स्ट वीक में केवल आपसे लिखवा के देखा करूँगा टेक्स्ट, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट ले लूँगा कि 4 क्वेश्चन दे दिए, इसको सॉल्व करके मुझे 1 घंटे के अंदर लिख के दो, टाइम भी दूंगा और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपसे मैं मांगा करूँगा, वरना सब चीटिंग भी कर सकते हैं ना। अब चाहे चीटिंग करोगे तो भी अपने लिए करोगे, और नहीं करोगे तो भी अपने लिए करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।